अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन से मुराद ये है कि फ्रिक्शन इन सॉलिड्स। अगर हम लिक्विड्स और गैसेस की बात करेंगे दैट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन, तो उसे हम डायरेक्ट फोर्स कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सॉलिड्स की बात करें कम्प्लीटली कि फ्रिक्शन इन सॉलिड्स क्या है। कि आप लोग जब देखते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है और उसे आप यहाँ घसीट रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हिल नहीं रही या हिलने में दुश्वारी हो रही है। क्या मसला है कि इधर अपोजिट फोर्स लगता है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसे कहते हैं। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या? ये इट्स अ फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट ड्यू टू देयर रफनेस। ये इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रफनेस है, रफनेस की वजह से जो फोर्स अपेयर हो रहा है अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये डस्टर है, इसको मैं अपने हाथ पे इधर हिला रहा हूँ और हाथ और मेरे हाथ और इस डस्टर के दरमियान एक रगड़ का फोर्स अपेयर हो रहा है। इस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स की मुखालफत करता है। ये अप्लाइड फोर्स है, फोर्स अप्लाइड यहाँ पे, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके उलट के डायरेक्शन में। ये फोर्स डायरेक्शन में तो ऐसे है कि अप्लाइड फोर्स से मुखालफत में, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन से कैसे है? नॉर्मल रिएक्शन से यहाँ परपेंडिकुलर है। और ये इधर वेट है, वेट mg है। वेट के लिए हम कहेंगे कि वेट से ये कभी एंगल इसकी राइट होती है, कभी इंक्लाइंड सरफेस होगी तो एंगल एक्यूट भी हो सकती है, ऑब्ट्यूज भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर। और अप्लाइड फोर्स से हमेशा एंटीपैरेलल। और तीसरी बात, अगर ये अलॉन्ग डायरेक्शन हम कहेंगे सरफेसेस इन कांटेक्ट के डायरेक्शन में ये होती है, भले फिर यहाँ पे हो या उधर हो, ऑब्जेक्ट को वहाँ घसीटेंगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, और ऑब्जेक्ट ऐसे हम खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन उल्टे डायरेक्शन में। लेकिन दोनों हालात में ये है कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो आपसे यहाँ एक एमसीक्यू सेट हो सकता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए अलॉन्ग सरफेस इन कांटेक्ट, बी opposite to the applied force, C perpendicular to the normal reaction, D all of these. So which one choice is correct? All of these. So ऐसे होगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है। मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू आर। अगर सरफेस ग्राउंड लेवल से ही है तो फिर ऐसे म्यू आर इक्वल्स टू एम जी, लेकिन इंक्लाइंड है तो फिर ऐसे ही बताए कि म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इसकी मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है कि अगर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। नंबर वन बात। नंबर दूसरी, जितनी सरफेस कांटेक्ट रफ होंगी उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। एक बात। दूसरी बात। तीसरी बात कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स, कि अगर अप्लाइड फोर्स नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगी। अप्लाइड फोर्स हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे बोलते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद अप्लाइड फोर्स अप टू सर्टेन लिमिट। दैट मीन्स अप टू सर्टेन लिमिट्स से मुराद ये है कि फोर्स जैसे जैसे हम अप्लाइड इंक्रीज करते जाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन किसी मखसूस हद तक। ऐसा नहीं है कि हम फोर्स हमने 5 न्यूटन लगाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ 5, यहाँ 6 तो वहाँ भी 6, यहाँ 10 तो वहाँ 10, यहाँ 1000 न्यूटन तो वहाँ भी 1000 न्यूटन। नहीं, ये अप्लाइड फोर्स से इंक्रीज होगी, लेकिन
अप टू सर्टेन लिमिट। कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, इट डज नॉट इंक्रीज इनडेफिनेटली। जैसे हम नेल्स को देखते हैं कि हम ये यहाँ पे नेल लगा हुआ है, ओके जब हमने नेल लगाया है कि उससे हम नेल को निकाल रहे हैं तो हमने फोर्स इधर बाहर लगाई 5 न्यूटन, और नेल और दीवार की सरफेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी कितना आ गया 5 न्यूटन। अब हमने 10 लगाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10, हमने 11 लगाए तो वो नेल निकल रहा है, दैट मीन्स 10 से ज़्यादा नहीं लगा रहा। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन increases with applied force up to a certain limit. It does not increase indefinitely. It does not increase indefinitely. मैग्नीट्यूड इसी का ऑफ कोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे और नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट पे, अप्लाइड फोर्स पे, लेकिन ऐसे नहीं है कि हमेशा के वो इंक्रीज़ होता जाए, नहीं ऐसे नहीं है कि इंक्रीज़ होगा लेकिन एक मखसूस लिमिट तक। एक बात, दूसरी बात कि ये नेचर में रिएक्टिव फोर्स है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रिएक्शन फोर्स है। अगर रिएक्शनल फोर्स होने के नाम से ऐसे कि अप्लाइड फोर्स जैसे इंक्रीज़ होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम ये कहें कि अप्लाइड फोर्स हम वैनिश कर दें, एंड कर दें और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वही रहे। ऐसे नहीं, जैसे टग ऑफ वार में हम इधर खींच रहे हैं और अदर पार्टी पल्ली तरफ खींच रही है रस्सी को, हमने छोड़ दिया वो गिर जाते हैं, उन्होंने छोड़ दिया हम गिर जाते हैं। लेकिन इधर ये है कि नेल और अप्लाइड फोर्स, नेल को जब हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ और नेल को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अंदर की तरफ धकेल रहा है या नहीं छोड़ रहा उसे, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ दिया अप्लाइड फोर्स तो ऐसे होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डिसअपियर होगा। ऐसे नहीं है कि वो उसी को स्प्रिंग की मानद अंदर खींच लेगा, नेवर एट ऑल। तो ये जो फोर्स है वो एक रिएक्शनल फोर्स है, फेक फोर्स है, ये ट्रू फोर्स नहीं है। अगर ट्रू फोर्स होता तो टग ऑफ वार की तरह नेल को अंदर की तरफ खींच लेता, स्प्रिंग फोर्स की वजह से की मानद वो अंदर को खींच लेता, लेकिन हमने फोर्स अप्लाई की, उसने इस सरफेस पे देखे हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड, हमने छोड़ दिया तो ऑब्जेक्ट बैकवर्ड नहीं जाएगा, वहाँ रुक जाएगा, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है किसी पे, एक अप्लाइड फोर्स पे, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन पे, और तीसरा नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट पे। अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो एंगल पे भी डिपेंड करता है, इंक्लाइंड सरफेस है तो एंगल पे भी डिपेंड करता है। और इंडिपेंड किस पे? ये इंडिपेंड है किस पे? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। अगर मैं इस डस्टर को ऐसे में इस पे हिलाऊं या ऐसे पे, इट डज नॉट इंक्रीज विद ओरिएंटेशन, इट डज नॉट इंक्रीज विद एरिया ऑफ कांटेक्ट। सो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे क्या है, ये डिपेंड नहीं करता। और दूसरी बात, अगर हम मोशन की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर आप 10 मीटर पर सेकंड से जो काइनेटिक फ्रिक्शन है 20 मीटर पर सेकंड से भी वही होगी। तो इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। कि हम एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आवर से वो 72 किलोमीटर पर आवर तक गई है, लेकिन जो 36 पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वही 72 पे होगा। तो हम क्या कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे मोशन पे भी डिपेंड नहीं करता। इसके साथ साथ इसकी ये जो है कोएफिशिएंट है म्यू, जिसे हम कह रहे हैं, दिस इज टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का क्या है, रेशियो है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो है।
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी न्यूटन्स में और नॉर्मल रिएक्शन भी न्यूटन्स में, तो इसकी म्यू की यूनिट नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की यूनिट नहीं है और इसी की कोई डायमेंशन नहीं है। ये नंबर है, ये क्या है, प्योरली नंबर है। लेस देन 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इवन कुछ कंडीशंस में मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। एंड व्हाट आर इट्स यूनिट्स, it is unitless. What are its dimensions? You know, all unitless are dimensionless. So हम कह सकते हैं कि as it is unitless, hence it is also dimensionless. इसके अलावा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे हम ये कहेंगे इसी का वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन कैसे होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लाना चाहते हैं और सपोज करें कि इसको हम स्लाइड करें और अप्लाइड फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है, तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है और ऑब्जेक्ट यहाँ डिस्प्लेस हो रहा है ए से बी पॉइंट तक, तो उसी का वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस एफ डी। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ और ऑब्जेक्ट जा रहा है आगे की तरफ। तो हियर इसे हम ये कहेंगे वर्क डन इसी का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नेगेटिव है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हम बी पॉइंट से फिर अगेन ए पॉइंट तक लाएं, जब बी पॉइंट से ए तक किसी को हम स्लाइड करेंगे तो क्या होगा, अगेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर भी वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इधर स्लाइड करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्लोज पाथ बन रहा है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी देन बी टू ए इक्वल्स टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए माइनस एफ डी प्लस माइनस एफ डी। क्या होगा, 2 माइनस एफ डी माइनस 2 एफ डी। दैट मीन्स क्लोज पाथ में वर्क डन ज़ीरो नहीं हुआ बाय फ्रिक्शन। इसलिए कहते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, रिएक्शन फोर्स है, फेक फोर्स है, अनट्रू फोर्स है, सीडो फोर्स है। इसी का जो वर्क डन है डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड एंड बिकम्स नॉन ज़ीरो इन ए क्लोज पाथ। अगर ये बात है कि दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इसकी फील्ड भी जो है वो भी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन ऐसे नहीं है कि वर्क डन हमेशा फ्रिक्शन का नेगेटिव होता है, नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। अब देखिए नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। नेगेटिव का तो आपने ये देख लिया कि स्लाइड करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे। लेकिन सपोज करें कि मैं घूम रहा हूँ, मैं अपराइट फोर्स लगाऊँ पीछे की तरफ और मुझे जो फॉरवर्ड धक्का लग रहा है वो कौन, वो ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इन टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, नहीं होती, तो क्या होता कि मैं आगे को नहीं जा सकता, स्लिप हो जाता। तो मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही आगे को धक्का दे रही है। तो हम ये कहेंगे मेरा अप्लाइड फोर्स बैकवर्ड है और मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन धक्का दे रही है आगे की तरफ और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, लिहाजा इनका जो वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, पॉजिटिव। सो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ पर्सन वॉकिंग इज पॉजिटिव। और यहाँ पे नेगेटिव किसका होगा, उस पर्सन का, क्योंकि वो पुश कराए पीछे की तरफ और वो आगे
आगे की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बाय हिम इज नेगेटिव। अब ऐसे ही जैसे हम घूम रहे हैं, इंजन, कार ऑफ द इंजन वो वर्क करेगी नेगेटिव, क्योंकि उस टायर्स के थ्रू पुश करेगी वो पीछे की तरफ, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स उससे धकेल रहे हैं आगे की तरफ। सो वहाँ पे भी जब गाड़ी एक्सलेरेट हो रही है तो इन हालात में ऐसे हो रहा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स इज पॉजिटिव, बिकॉज फ्रिक्शन आगे को धक्का दे रही है और गाड़ी भी आगे को जा रही है। अब ये देखिए कि ज़ीरो कब होगा। ज़ीरो बहुत से हालात में वर्क डन ज़ीरो होगा बाय फ्रिक्शन। जैसे सर्कुलर ट्रैक में गाड़ी घूम रही है, तो सर्कुलर ट्रैक में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन appears, behaves like a centripetal force, like a centripetal force, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है आर्क लेंथ की डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में इसकी आर्क लेंथ है, यहाँ ऐसे वो डिस्प्लेस हो रही है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ इन हालात में जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिहेव्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वहाँ पे उसी का जो वर्क डन है वो क्या है, ज़ीरो है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन ज़ीरो भी हो सकता है। तो आपसे ये बोलें कि भाई कोई कार है सर्कुलर ट्रैक में घूम रही है, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी ज़ीरो। सो द आंसर इज ज़ीरो। ऐसे ही वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड इज क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और वर्क डन बाय पर्सन व्हेनेवर ही वॉक्स ऑन अ ग्राउंड इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो पुश पीछे की तरह कर रहा है। ऐसे हालात, इनके बाद हम इसी पे डिस्कस करें कि भाई फ्रिक्शन सॉलिड्स में जो है उसी के कितने अक़साम हैं। इसके दो अक़साम हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एट रेस्ट, और दूसरी है काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज फ्रिक्शन एंड मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन को आप ऐसे कह सकते हैं एफ एस, और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फार्मूला एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन टू नॉर्मल रिएक्शन, और एफ के इक्वल्स टू म्यू के एन टू नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज म्यू एस? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट रेस्ट, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मोशन। अब ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों दोनों को स्लाइटली हमने चेंज लिखा है, ये दो टाइप्स की लिखी है। रीज़न ये है कि जब आप किसी गाड़ी को धक्का देते हैं कि आप ये कहें कि उसको हमने धक्का दिया, वो चल नहीं रही, फिर और ज़ोर लगाई, और ज़ोर लगाई, और ज़ोर लगाई, और हत्ता कि को टाइम ऐसा आ गया कि वो अब चलने लगी। वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, जिसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू और लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब उसके बाद चल पड़ी है, तो आपको अभी इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। एक बार कोई ऑब्जेक्ट चल पड़े तो इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। तो जब चल पड़े वो फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन उसे कह रहे हैं। और जब इतना धक्का जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, दैट मीन्स अब फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो गई है। जब फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो रही है तभी हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें कोएफिशिएंट भी जो होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो अगेन मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको स्टैटिक फ्रिक्शन में कि भाई हम नेल दीवार में लगा हुआ है, उसको हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं,
तो ऐसे है कि पहले हमने 5 न्यूटन लगाए तो स्टैटिक फ्रिक्शन 5 थी और अप्लाइड फोर्स भी 5 था और स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 थी। अब हमने 10 लगाया, अप्लाइड फोर्स 10 और स्टैटिक फ्रिक्शन 10। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमने 11 लगाए, स्टैटिक फ्रिक्शन भी रफनेस की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फोर्स हुआ नेल और दीवार के दरमियान वो भी कितना हुआ 11। लेकिन हमने जैसे 12 लगाए तो वो नेल बाहर को निकलने स्टार्ट हो गया। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा था और उसी का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो 11 न्यूटन। जब इन हालात में उससे हम कह रहे हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग आने के बाद नेल निकल रहा है, अब वो आसान है, वो उसमें फ्रिक्शन 11 न्यूटन तो नहीं, 10 भी नहीं है, 10 से भी कम है। तो हम ये तभी कहते हैं कि इन दोनों फ्रिक्शंस को सेपरेट कर रहे हैं, स्टैटिक को और काइनेटिक को, और काइनेटिक इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। और हम ये कहें कि बाकी जो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे दोनों डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है और काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे भी डिपेंड नहीं करता। अगर नहीं करता तो हम इन हालात में ये भी कह सकते हैं, एक सेट में एमसीक्यू है कि इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इफ अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सेलरेशन। कि इन हालात में ऐसे होगा कि यू नो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। कि अप्लाइड फोर्स हम कह रहे हैं कि पहले सपोज करें कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो है 10 न्यूटन और हमने अप्लाइड फोर्स लगाया 15 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हुआ 5 न्यूटन। और अब अप्लाइड फोर्स को हमने 15 का डबल किया, दैट मीन्स 30 किया, तो अब नेट फोर्स क्या होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन तो वही 10 है, 30 नफी 10 20। तो पहले नेट फोर्स 5 न्यूटन था और अब नेट फोर्स 20 न्यूटन है। पहले अगर एक्सेलरेशन वो 1 कर रहा था तो अब जो नेट फोर्स उससे 4 गुना ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा 4a करेगा। सो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन इफ अप्लाइड फोर्स इज डबल देन एक्सेलरेशन बिकम्स a डबल, b लेस देन डबल, c मोर देन डबल, d कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। क्या आंसर है सही, मोर देन डबल। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो नेट फोर्स पे की एक्सप्रेशन है वहाँ पे, ना कि अप्लाइड फोर्स की है। हाँ, अप्लाइड फोर्स हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स तब जब फ्रिक्शन न हो, जब अप्लाइड फोर्स भी नेट फोर्स के बराबर हो। तो अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो हमेशा आप ये कहिए कि एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा किस पे, नेट फोर्स पे, और नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो कभी भी आप एक्सेलरेशन कॉमनली मोस्टली आप लेते हो अप्लाइड फोर्स पे नहीं लिया करें, किस पे, नेट फोर्स पे, और जैसे बोलते हैं अनबैलेंसिंग फोर्स। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी नेट फोर्स को एक्सप्लेन कराए, ना कि अप्लाइड फोर्स को। हाँ ठीक है, अप्लाइड फोर्स को करता है प्रोवाइडेड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो। सो इन द प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सीलरेशन बिकम्स मोर देन डबल whenever applied force becomes double। कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। उसके अलावा हमें ये एक फ्रिक्शन में ऐसे भी बताए, इसको फ्रिक्शन को हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं क्योंकि इन सरफेस कांटेक्ट के दरमियान होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, ये वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फोर्स हम अप्लाई करें और यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है।
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन से वाला फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन भी कब है? कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ पे दो कांटेक्ट फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ये कंकरेंट हैं, दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, तो यू नो कंकरेंट फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हो। इन दोनों की एडिशन ये है, दिस इज एन से ज़ाहिर करें हम कि दिस इज नेट रिएक्शन, और इसे बोलते हैं रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन। और अब आप देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये रिजल्टेंट रिएक्शन कैसे मालूम होगा? कि हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, एन स्क्वायर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देन एन इक्वल्स टू रेडिकल एफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो व्हाट इज रिजल्टेंट रिएक्शन? रिजल्टेंट रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ये एक सिंगल फोर्स है which represents combined effect of normal reaction and force of friction. So resultant reaction is a single force or single contact force which represents combined effect of force of friction and normal reaction, or which shows combined effect of two contact forces such as force of friction and normal reaction. अब इसमें ये एंगल बना रहा है कौन? नॉर्मल रिएक्शन। किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? Angle of friction is an angle made by resultant reaction with respect to normal reaction or with respect to normal. So यहाँ से अगर फ्री वेक्टर्स हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो ये भी क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस एंगल को हम टेंजेंट के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। टेंजेंट ऑफ द एंगल इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। व्हाट इज इन परपेंडिकुलर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंड नॉर्मल रिएक्शन बेस में क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू tan इनवर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं वैल्यूज में, मैग्नीट्यूड में, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? 45। अगर ये रेशियो मोर देन 1 है, यानी अगर 1 तब होगा जब बराबर होंगे, अगर मोर देन 1 है तो फिर एंगल बिकम्स मोर देन 45। अगर लेस देन 1 है तो एंगल बिकम्स लेस देन 45। तो मैं इधर ही कह रहा हूँ कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कुछ बढ़ा रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है और नॉर्मल रिएक्शन कम है, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये बनेगा, क्योंकि वो नॉर्मल से एंगल बनाता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया? बढ़ गया। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सीधा है, लीनियर है, कि विद इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब इसके बाद अगेन ये देखिए कि व्हाट इज रिजल्टेंट रिएक्शन? Resultant reaction is a single equivalent force which shows combined effect of two contact forces, force of friction and normal reaction, and can be described with the help of Pythagoras theorem. And what is angle of friction? It is an angle made by normal reaction. It is an angle made by रिजल्टेंट रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन, और विद रेस्पेक्ट टू आप नॉर्मल भी कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा
फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? अगर सपोज़ करें कि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम ग्राउंड और इसमें हमारे फीट के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम घूम सकते? नहीं। सो फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू वॉक, और अगर फ्रिक्शन नहीं होता हम एक बार स्टार्ट हो जाते फिर हम रुक नहीं सकते। तो फ्रिक्शन हमें स्टॉप भी करता है, कैन हेल्प अस टू मूव और कैन हेल्प अस टू स्टॉप। इसके अलावा हम टर्न कर रहे हैं जैसे, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या हम टर्न कर सकते हैं? नहीं। जैसे आप गाड़ी को देखिए कि कभी कभार ऐसे होता है आप बाइक पे घूमते हो और जल्दी से ऐसे करते हो, रोड और टायर्स के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होता तो आपकी बाइक स्लिप हो जाती है। फ्रिक्शन रोड और इसके दरमियान होता है लेकिन वो आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो दैट मीन्स फ्रिक्शन की वजह से आप टर्न भी कर सकते हो, फ्रिक्शन की वजह से आप जो है घूम सकते हो, फ्रिक्शन की वजह से आप स्टॉप हो सकते हो। फ्रिक्शन ही है कि हम इस पे दीवार में नेल खड़े कर सकते हैं। अगर नेल्स को हम इसमें लगा रहे हैं दीवार में और अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो फिर क्या बात, कुछ भी नहीं। और फ्रिक्शन ही की वजह से हम चढ़ाई पे चढ़ सकते हैं। अगर चढ़ाई पे फ्रिक्शन नहीं होता हमारे गाड़ी के और उसके इंक्लाइन सरफेस के दरमियान या हमारे फीट और इंक्लाइन सरफेस के दरमियान, तो क्या आप क्लाइंब अपलिफ्ट हो सकते हैं? नेवर एट ऑल। अच्छा, ट्रीज़ पे देखें हम कि ट्रीज़ पे हम क्लाइंबिंग करते हैं कि फ्रिक्शन होता तो हम क्लाइंब कर सकेंगे वरना नहीं कर सकते। तो फ्रिक्शन के बहुत से इतने सारे एडवांटेजेस हैं डेली लाइफ में और बहुत से एडवांटेजेस हैं। आप इसी पे मुख्तलिफ बुक्स में देखेंगे तो कहाँ से MCQs बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, ऐसे आप। और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे कि भाई फ्रिक्शन हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है। कैसे? क्योंकि वो हमें मोशन में रुकावट क्रिएट करता है। तो बहुत सारी एनर्जी हमारी यूजफुल एनर्जी यूजलेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरी, सरफेस कांटेक्ट को आपस में घसीटने से ऐसे होता है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है और वो जो हीट की प्रोडक्शन है वो अनवांटेड है, तो ये भी हमारी जो एनर्जी है ज़ाया होती है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और तीसरी बात कि मशीनों को आप देखिए कि मशीनों के दरमियान वो अपनी उनकी जो घसीट कर वो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है कि ऐसा ऐसा जो भी मशीन्स हैं हमारी वो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है, क्यों ख़राब हो जाती है? ये फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ऐसे नहीं होता। तो फ्रिक्शन के जैसे एडवांटेजेस हैं ऐसे बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन के नुकसानात के साथ साथ फ़ायदे की वजह से एक कहावत है कि फ्रिक्शन ऐसा वो है, फिनोमेना है कि जिसका होना भी ज़रूरी है और ना होना भी ज़रूरी है और उसका होना हमारे लिए दुश्वार भी है। कहते हैं फ्रिक्शन इज़ लाइक नेसेसिटी इविल, जिसके अलावा हमारा काम भी नहीं हो सकता और वो काम में हमेशा रुकावट भी क्रिएट करता है। इसके अलावा फ्रिक्शन हमें जैसे एडवांटेजेस हैं तो कभी कभार ऐसे होता है कि हमें फ्रिक्शन इंक्रीज़ करना पड़ता है और कभी कभार फ्रिक्शन डिक्रीज़ करना पड़ता है। तो हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ करेंगे और फ्रिक्शन को कैसे डिक्रीज़ करेंगे? जैसा कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो फ्रिक्शन कभी कभार हमें चाहिए और कभी कभार हमें नहीं चाहिए। तो जब चाहिए तो हमें कहते हैं कि हम और भी इंक्रीज़ करें और ज़्यादा चाहिए तो फ्रिक्शन को कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जब नहीं चाहिए तो फ्रिक्शन को कैसे हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को हम जब रिड्यूस करेंगे यानी कि डिक्रीज़ करना है तो ऐसे क्या होगा कि भाई आप ऐसे करें कि सरफेस कांटेक्ट को पॉलिश करें।
उनमें फ्रिक्शन कम से कम हो सरफेस कांटेक्ट में। सरफेसेस इन कांटेक्ट के बीच में कोई पाउडर यूज़ करें। सरफेस इन कांटेक्ट को आप ज़्यादा पॉलिश करें। सरफेस इन कांटेक्ट को आप ऐसे करें कि उनमें कोई स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट करें रोलिंग फ्रिक्शन में। घसीटने के अलावा आप उनको रोल करें तो और भी फ्रिक्शन कम हो जाएगा। और कॉमनली यूज़ करते हैं बॉल बेयरिंग्स। तो उसमें जैसे गाड़ी के टायर्स हैं या जैसे ये फैंस हैं, सीलिंग फैंस हैं, तो इनमें पहले बुश आया करते थे और अब इनमें बॉल बेयरिंग्स हैं। तो बॉल बेयरिंग्स भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और इसके अलावा कि आप लुब्रिकेंट से भी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे मोबिल ऑयल यूज़ करते हैं इंजन्स में। सो हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय पॉलिशिंग सरफेस इन कॉन्टेक्ट, बाय यूजिंग पाउडर बिटवीन सरफेस कॉन्टेक्ट, बाय डिक्रीजिंग इवन लोड, बाय डिक्रीजिंग लोड भी, कि आप लोड को डिक्रीज करें, बाद में फ्रिक्शन कम हो सकता है। और बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, इन दिस वे बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। तो ऐसे ये एक MCQ टेक्स्ट के एक लाइन है, वहाँ से आया है कि फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय ए यूजिंग सरफेस कॉन्टेक्ट पॉलिश्ड, बी यूजिंग लुब्रिकेंट्स, सी बोथ, डी नन। ऐसे सी डी में और भी चॉइसेस होंगी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसे। तो ऐसे फ्रिक्शन को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे करें, और वो मौके कौन से होते हैं कि इंक्रीज़, जैसे बरसात होती है कि हम फिसल जाते हैं, हम क्या करते हैं वहाँ पे कोई जो मट्टी डालते हैं, सैंड डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो, हम गिर न जाएं जैसे। एंड दिस वे हम ऐसे भी करते हैं कि भाई कभी कभार गाड़ी फंस जाती है तो उसी के ऊपर कुछ वज़न ज़्यादा डालते हैं, कि ज़्यादा वज़न, कहते हैं भाई बच्चों इधर आओ, हमारी पिकअप फंस गई है, अभी आप सारे के सारे चढ़ो इस पर। तो वो टायर स्लिप नहीं हो रहे हैं, अब निकल जाती है हमारी गाड़ी, निकल जाएगी जब अगर हम उसी पे वेट इंक्रीज़ करेंगे। दूसरी बात कि जैसे चढ़ाइयाँ होती है, और चढ़ाइयों में जब बरसात का मौसम होता है, जैसे इधर से सक्खर से कोयटे की तरफ ट्रेन जाती है, तो एक बीच में मच से ऊपर बहुत सी चढ़ाइयाँ हैं, मच स्टेशन के ऊपर बहुत सी चढ़ाइयाँ हैं। और जब बारिश हो जाती है तो वहाँ की जो रेलवे मुलाजमीन है वो क्या करते हैं कि उनकी रेल रोड्स पे जो पटरियाँ हैं उन पटरियों पे थोड़ी सी सैंड डालते हैं, सैंड फेंकते हैं, कि जैसे उनके टायर्स उसमें उसके जो व्हील्स हैं वो मेटलिक व्हील्स जो है वो उसमें जम कर चले, वरना वो बहुत सा जोर लगाती है इंजन, बहुत सी एफर्ट्स लेती है, लेकिन उसी के जो व्हील्स हैं वो क्या होते हैं, स्लिप होते हैं। तो ऐसे कि भाई हम बिटवीन सरफेस इन कॉन्टेक्ट सैंड भी यूज़ करते हैं और वेट को बढ़ाएं। तो फ्रिक्शन जैसे रिड्यूस करना ज़रूरी होता है, तो कभी कभार फ्रिक्शन इंक्रीज करना भी ज़रूरी होता है। तो अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन हमारी इसमें साइंटिफिक के वर्ल्ड में या इवन डेली लाइफ में उसका बहुत सा इस्तेमाल है, बहुत से फ़वाइद हैं और उसी के बहुत से नुकसानात भी हैं। और हम इसीलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन इज़ नेसेसरली इविल। और अभी हम इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड में फ्रिक्शन, उसको देखते हैं। अच्छा, टाइम ज़्यादा हो गया है इसमें सॉलिड्स की फ्रिक्शन में, इस वजह से हम जो फ्लूइड्स फ्रिक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज यहाँ तक काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।